Hello friends, this is SV. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session that is हिंदी शिक्षा शास्त्र भाग 3। यानी कि इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र अर्थात हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसका आज जो रहेगा यानी कि पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें सेलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आज जो हम करने वाले हैं यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र, जो कि चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, एनबीएस, केबीएस और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स या स्टेट टेट्स होते हैं, सब में जहाँ पर हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है उन सब के लिए, ठीक है, सीटेट के अलावा सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये रहेगा भाग 3। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये सीरीज़। तो फ्रेंड्स, यानी कि इस सीरीज़ का ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। ये रहा आज के लिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में, जब भी हम भाषा शिक्षण किसी भी लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो या और कोई भी लैंग्वेज हो, तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा, ठीक है, यानी कि मल्टी लैंग्वेज जो क्लास होती है, बहुभाषी शिक्षा जो होती है, से तात्पर्य, उससे तात्पर्य क्या है, मतलब किस तरह की कक्षा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन कहता है भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, ठीक है। या बी की बात करें कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। जो बहुभाषी शिक्षा है उससे तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, या फिर हम ये कहें कि कम से कम 2 भाषा में शब्दकोश की आवश्यकता, या फिर सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, या फिर डी ऑप्शन की बात करें सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जब भी हम बहुभाषी कक्षा की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य या उसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि सभी बच्चे उस क्लास में जिस भी भाषा के बच्चे हों, ठीक है, एक भाषा में यदि कई भाषा के बच्चे हैं तो उस कक्षा को हम बहुभाषी कक्षा कहेंगे। तो उसका तात्पर्य यह है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता। यदि प्रत्येक बच्चे को अपनी अपनी जो मदर टंग है यानी कि मातृभाषा उसमें बोलने के अवसर प्राप्त होते हैं तो उसको हम बहुभाषा कक्षा कह सकते हैं। कुल मिला के प्रत्येक बच्चे की भाषा का सम्मान किया जाए, ठीक है, उसको डांटा फटकारा ना जाए और सिर्फ एक भाषा को आधार ना बनाया जाए। तो एक टीचर का, एक स्कूल का यह दायित्व बनता है कि प्रत्येक बच्चे की भाषा का सम्मान करें और उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें और किसी भी तरह की खिल्ली या मजाक ना उड़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बहुभाषी कक्षा की बात हो रही है उसकी एक विशेषता ये रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ठीक। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। जब भी हम भाषा में व्याकरण यानी कि ग्रामर की बात करते हैं और ग्रामर के ज्ञान की बात करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य होता है। वो क्या है? मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, ठीक है, या फिर भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना। यदि हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अति शुद्धतावादी होना मतलब प्रत्येक बात की एक्यूरेसी हो, ठीक है। या ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा के प्रयोग में हम व्याकरण का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सी की तरफ चलते हैं, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, जितने भी व्याकरणिक बिंदु आते हैं उन सब की परिभाषा याद करना, या फिर व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो व्याकरण के ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा यानी कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। जब भी हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें व्याकरण का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान, चाहे वो हम उर्दू भाषा की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, मराठी की बात करें, गुजराती आदि किसी भी भाषा की बात करें, यदि हम उसके व्याकरण के ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा जाएगा, सबसे पहले हम भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ आगे और उसके अलग भी उद्देश्य हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 इस सीरीज़ का। हिंदी पेडागोजी की ये सीरीज़ चल रही है स्पेशली फॉर सीटेट, लेकिन यदि हम बात करें तो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स जहाँ पे
हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है, चाहे वो यूपी टेट हो, ठीक है, एच टेट हो, KBS NBS हो, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्न नंबर 3, अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप देखते हो कि बच्चे, ठीक है, छोटे प्राथमिक स्तर की बात करें या उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, ठीक है, तो उसमें हमने देखा होगा कि जो अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं उसमें बच्चे त्रुटियां करते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक की यदि हम बात करें तो जैसे पंकज, ठीक है, ये अनुस्वार हो गया, ठीक। यदि हम चांद की बात करें तो ये अनुनासिक हो गया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें बच्चे त्रुटियां करते हैं, तो उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, यानी छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, जो भी सामग्री उनको उपलब्ध हो रही है उसका समृद्ध उचित वातावरण देकर, या फिर अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनाकर, या फिर स्वयं ही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर कर, ठीक है, या फिर हम बात करें अनुनासिक के नियम बताकर, या फिर अनुनासिक के नियम बताकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ छपी सामग्री का शुद्ध समृद्ध वातावरण प्रस्तुत करने से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब उनकी त्रुटियाँ नहीं सुधरने वाली, या फिर अनुस्वार वाले शब्द की सूची बनाकर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लैंग्वेज जब भी हम स्पीकिंग की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं या उच्चारण की बात करते हैं, ठीक है, तो उच्चारण की जब भी हम बात करेंगे, सबसे पहले हम, क्योंकि बच्चे लैंग्वेज एक्वायर करते हैं अनुकरण द्वारा, किसी को सुनने के द्वारा, तो सबसे पहले स्वयं ही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करना होगा। यानी कि एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चों के समक्ष, ठीक है, एक आदर्श प्रस्तुत करें, वो खुद से सही उच्चारण करें, तो बच्चे खुद ही, यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक या अलग तरह की कोई भी वो भाषा संबंधी त्रुटि कर रहे हैं तो उसको दूर किया जा सकता है। तो सबसे उपयुक्त और उचित जो तरीका रहेगा, उचित उदाहरण रहेगा, ये रहेगा कि स्वयं ही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके एक टीचर को चाहिए कि वो खुद ही जिस उच्चारण को सिखाने की कोशिश कर रहा उसका सही तरीके से उच्चारण प्रस्तुत करे, बच्चे खुद पे खुद ये चीज़ सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। यदि हम शैक्षिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं और उसके मूल्यांकन की बात करते हैं, ठीक है, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में यदि हम शैक्षिक प्रक्रियाओं को मूल्यांकन कर रहे हैं तो किस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है, या किस कथन से सहमति आप प्रकट करेंगे। तो यहाँ पे यानी कि कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किया जाए कि प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। जो मतलब सरकार द्वारा ये निश्चित किया गया है कि कक्षा 8 तक के किसी भी विद्यार्थियों को, किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाए, ठीक है, तो इस कारण वो नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक। ये शैक्षिक आकलन या मूल्यांकन में पता पड़ पा रहा है, या फिर परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, ठीक है, कि बच्चे के लिए प्रेरणा का काम करते हैं कि बच्चे फेल की वजह से, मतलब फेल ना हो जाएं, इस वजह से बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है। ये भी जो एक डर है बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर काम करता है। या फिर हम सी की बात करें, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन कहता है कि बच्चों को पास फेल करना, ठीक है, पास करना या फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। यदि एक किसी व्यवस्था की फेलियर को आधार बनाकर हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है, जब सभी बच्चे फेल हो रहे हैं तो वो हम कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट या तंत्र का पूरे का फेलियर है। डी कहता है कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, ठीक है, कुछ हद तक इसे माना जा सकता है। लेकिन हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, ठीक है। सी जो कहता है कि बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है, ठीक। यानी कि प्रकृतिवादी जो दृष्टिकोण है वो भी कहता है कि बच्चों का फेल होना, ठीक है, यदि सभी बच्चे किसी इंस्टीट्यूट, किसी विद्यालय के ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मतलब उस इंस्टीट्यूशन, उस विद्यालय का फेलियर, उस
विद्यालय के तंत्र का फेल होना है। ठीक है, यदि एक बच्चा फेल होता है, एक बच्चा असफल होता है, तो उसका मतलब ये कहा जा सकता है कि उसका व्यक्तिगत विफलता है। लेकिन यहाँ पर हम बच्चों के फेल पास करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा सी रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में जो उचित स्टेटमेंट रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, यानी कि ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं जो कि लेखन क्षमता, राइटिंग स्किल का आकलन। जब भी हम राइटिंग स्किल का असेसमेंट करते हैं, ठीक है, एसेस करते हैं, तो कौन सा एक पॉइंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि मिश्रित वाक्य संरचना। बच्चों के लिए मिश्रित वाक्य संरचना करने के लिए कहेंगे। उसके आधार पर हम बच्चों के जो लैंग्वेज स्किल या फिर राइटिंग स्किल है उसका आकलन कर सकते हैं, लेखन क्षमता का आकलन करेंगे, या फिर विचारों की मौलिकता, ठीक है, या फिर वर्तनी शुद्धता, या फिर तत्सम शब्दावली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए रहेगा, यानी कि मिश्रित वाक्य संरचना। मिश्रित वाक्य संरचना के आधार पर, ठीक है, हम बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यदि हम सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि वर्तनीगत शुद्धता, वर्तनीगत शुद्धता की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल पर यदि छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक लेवल पर हम वर्तनी शुद्धता संबंधी आकलन कर सकते हैं। उसके आधार पर हम बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करेंगे। ठीक है, बच्चे शब्द में, ठीक है, शब्दों में या छोटे छोटे वाक्यों में किस तरह की वर्तनी में गलतियाँ कर रहे हैं, उस आधार पर हम बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन कर पाएंगे, यानी कि यह होगी प्राथमिक लेवल पर। यदि हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, यानी कि उच्च स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर के नहीं, उच्च शैक्षिक स्तर की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे विचारों की मौलिकता सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, कि बच्चे के जो अभिव्यक्ति है, बच्चों के जो विचार या तर्कना है, वो किस तरह से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइमरी लेवल पर है लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए जो सबसे सटीक रहेगा वो वर्तनीगत शुद्धता रहेगी। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो वो रहेगी मिश्रित वाक्य संरचना, और उच्च स्तर की बात करें, ठीक है, तो वो विचारों की मौलिकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं, यानी कि सीखने सिखाने, लर्निंग और टीचिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप किस चीज़ को उचित मानते हैं। एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद हैं, यानी कि एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। यदि हमने लास्ट कक्षा में जो कुछ सीखा है, मान लीजिए यदि हम 5th क्लास को पास करके गए हैं, ठीक है, कोई बच्चा 5th क्लास को पास करके 6th क्लास में जाता है, ठीक है, जो भी चीज़ उसने 5th क्लास में सीखे हैं, ठीक, वो उसका एक आधार का काम करेंगे, एक बुनियाद का काम करेंगे, ठीक है, अनिवार्य रहेंगे जो 6th क्लास में आगे वो चीज़ों को सीखने जा रहा है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो उसकी पूर्व ज्ञान है, उसकी प्रीवियस नॉलेज है, आगे आने वाली जो नवीन ज्ञान रहेगा, यानी कि न्यू नॉलेज के साथ इंटरलिंक, यानी कि अंतर प्रक्रिया करके उसका जो टीचिंग प्रोसेस है या लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक उचित भूमिका निभाएगा। तो ए ऑप्शन इस तरह से कहता है। ठीक है, यदि हम बी की बात करें तो बी कहता है बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित है, यानी कि बच्चे किसी कारण नहीं सीख पा रहे हैं तो उनको फेल कर दो और उसी कक्षा में रोक दो। सी कहता है जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं, ठीक है, जो बच्चे पिछली कक्षा की बात नहीं सीख पाए हैं तो उनको अगली कक्षा में पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी कि डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए, जो बच्चे किसी भी कक्षा में नहीं सीख पाए, सपोज दैट कोई 4th क्लास का बच्चा है, वो 4th क्लास की सारी चीज़ें नहीं सीख पाया, उन्हें फेल करके रोकना से भी ज़रूरी नहीं है कि वे सीख जाएं।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको फोर्थ में ही रोकें और वो सीख जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये नकारात्मक बातें हैं, इन सब को हम नकारते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो 6 था, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कथन रहेगा, जो सहमति व्यक्त करता है, वो रहेगा यानी कि ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कहता है एक कक्षा में हम जो सीखते हैं, ठीक है, उसके सभी अंश, ठीक है, एक अंश की बात नहीं कर रहे, उसके जो सभी अंश हैं अगले कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद हैं, एक फंडामेंटल, एक फाउंडेशन का काम करेंगे अगली कक्षा के लिए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो प्रीवियस नॉलेज है, पिछली जो जानकारी है बच्चों के लिए, वो अगले कक्षा के लिए एक बुनियाद का काम करेगी। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा पद्धति पर जो आधारित कक्षा है वो क्या है, यानी कि गतिविधियों के आयोजन पर बल देता है, या फिर बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, या फिर बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है, या फिर सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो फ्रेंड्स समझ यानी कि समग्र भाषा जो पद्धति है उसका वो किस पर आधारित है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ। बच्चे किस प्रकार भाषा की समझ को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है, भाषा संबंधी जो ज्ञान है, भाषा को किस तरह से वो स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं, उसी का विकास यानी कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि हम और ऑप्शंस की बात करें तो वो इससे थोड़े अलग हटके हैं, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने प्रश्न। यदि हम ऐसे प्रश्न यानी कि पाठ्य पुस्तक को सिर्फ आधार बना के प्रश्न पूछें तो वो किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। उनका जो बेस रहेगा यानी कि पाठ्य पुस्तक रहेगा, स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। वो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो स्मरण शक्ति को समृद्ध करें, या पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने के लिए होने चाहिए, या फिर पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, या फिर डी की बात करें लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखावट की बात नहीं हो रही, क्योंकि जो पाठ्यपुस्तक आधारित कोई भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी प्रश्न पूछते हैं, तो उससे लिखावट का कोई भी कहीं भी कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, ये करेक्ट रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित जितने भी प्रश्न वो पाठ में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं कुल मिला के कहा जा सकता है या कह सकते हैं कि कॉन्टेक्ट बेस्ड होने चाहिए। जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं कंटेंट बेस्ड होने चाहिए, जो पाठ में कंटेंट है उससे इतर नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो पाठ्य पुस्तक में जो भी कंटेंट दिया है उससे वो प्रश्न बनने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ 8 के बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है। यानी संदर्भ के अनुसार, ठीक है, यानी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी जो त्रुटियां होती हैं उनको दूर करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या रहेगा, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। बच्चों को हम विविध भाषा के प्रयोग से परिचित कराएं, ठीक है, या फिर विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाएं, या फिर व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाएं, या फिर विविध शब्दों की सूची याद करवाएं। तो फ्रेंड्स यानी कि विविध भाषा प्रयोग, कई तरह की भाषा के प्रयोग से शब्दों संबंधी जो त्रुटि हो रही है उसको हम दूर नहीं कर सकते। जो शब्दों से संबंधित त्रुटि है व्याकरण की विविध पुस्तक पढ़ाने से भी नहीं होने वाली, या शब्दों की सूची मात्र बनाने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जो बी ऑप्शन कहता है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन कहता है कि विविध शब्दों का वाक्य में प्रयोग। यदि हम स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थी अपने शिक्षार्थियों को इस तरह के वाक्य देंगे या ठीक है और इस तरह के हम शब्द देंगे जो शब्दों में वो त्रुटि कर रहे हैं, हम बहुत सारे अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे वाक्य देंगे, यानी सेंटेंसेस के इन सेंटेंसेस में आपको ये जो शब्द हैं इनका वाक्य प्रयोग करें, ठीक है,
उसके आधार पर जो शब्द संबंधी वो मिस्टेक या त्रुटि कर रहे हैं उनमें सुधार हो पाएगा। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग एक उचित और कारगर तरीका रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, एक प्रश्नों की श्रृंखला। ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये सीटेट स्पेशल क्लास है वैसे तो, लेकिन किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जहाँ पर, या फिर ये कहीं सभी टीचिंग एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को लाइक करें। यदि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हैं। ये जो प्रश्न है या फिर इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को आप समझिए। ठीक, यानी कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हैं। उसका कारण हो सकता है, क्या कारण है कि श्यामला लाल की एक स्टूडेंट्स है, वो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हैं, बाकी के नहीं लिख पाती। इसका एक क्या कारण हो सकता है? उसकी कक्षा में सब ऐसा करते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, या फिर उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, या फिर उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज़ है, या फिर उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। तो क्वेश्चंस को, यानी चारों ऑप्शंस को देखिए और आप भी आंसर देने की कोशिश करिए कि श्यामला नाम की जो बच्ची है वो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिखती है जो उसने याद किए हैं। ऐसा क्या करती है, ऐसा वो क्यों करती है, ऐसा करने का कारण क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उसकी कक्षा में ऐसा सब करते हैं, ये एक कारण नहीं हो सकता। उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज़ है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो और क्वेश्चंस भी याद कर सकती है इस आधार पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुणों का अभाव है। ठीक है, क्योंकि वो कल्पना यानी कि इमेजिनेशन नहीं कर पा रही आगे क्वेश्चंस को और अलग तरीके से लिखने की। ठीक है, या और क्वेश्चंस को लिखने की, सिर्फ वही चीज़ लिख पाती है जो उसने याद किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि 11वां प्रश्न रहेगा हिंदी पेडागोजी सीटेट स्पेशल की इस सीरीज़ का। जो 11वां क्वेश्चन है वो कहता है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप भी सोच कर बताइए कि ऐसे कौन से बच्चे हैं, यानी कि किस तरह के बच्चे होंगे जिनको भाषा सीखने, ठीक है, हिंदी भाषा सीखने में सबसे अधिक कठिनाई होगी, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। ठीक है, यानी कि जिन बच्चों की जो मदर टंग है या मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है, यानी मानक हिंदी नहीं है, उनको हिंदी सीखने में कठिनाई महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि हिंदी की जब भी हम बात करते हैं तो हिंदी के भी कई उपभाषाएँ हैं, 5 उपभाषाएँ हैं। ठीक है, जैसे पूर्वी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, खड़ी बोली हो गई, और एक मानक जिसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। ठीक है, और हमारी जो होगी भोजपुरी होगी, वो भी हिंदी का रूप है, राजस्थानी हो गई या पहाड़ी हिंदी हो गई। तो फ्रेंड्स, यानी कि किस तरह के जो बच्चे हैं, किस भाषा से संबंधित बच्चे जिनको हिंदी भाषा सीखने में जो कठिनाई महसूस होगी। ए ऑप्शन कहता है जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है उनको, या फिर जिनकी मातृभाषा सरल है उनको हिंदी सीखने में कठिनाई होगी, या फिर सी की बात करें जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है उनको, या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो फ्रेंड्स, यानी कि जिनकी मानक भाषा हिंदी नहीं है वो भी हिंदी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, जिनकी मातृभाषा सरल है वो भी हिंदी को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, ठीक है, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम कोई भी हो, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हिंदी सीख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कठिनाई महसूस होगी उन बच्चों को होगी जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, यानी कि ग्रामेटिकली कहें या फिर उच्चारण से संबंधित कहें, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है उनको सबसे ज़्यादा हिंदी सीखने में कठिनाई होगी। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि वो जो आदि हैं हिंदी भाषा के नहीं हैं, ठीक है, उनकी जो भाषा है हिंदी से मिलती जुलती है, तो बार बार यानी कि हर कदम पर उनकी जो मातृभाषा है उन्हें कठिनाई महसूस कराएगी, क्योंकि वो यही समझेंगे क्योंकि हिंदी और उसकी भाषा का एक मेल स्थापित कर पाएंगे, एक संबंध स्थापित कर पाएंगे, और वो है यह
नहीं सोच पाएंगे कि ये अलग भाषा है, एक भाषा में वो मेल करके अपनी मदर टंग को ही ज़्यादा अहमियत देंगे। ठीक है, यदि हम भोजपुरी वाले बच्चों की बात करें, जो भोजपुरी वाले बच्चे होते हैं उनको हिंदी सीखने में ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि भोजपुरी जो भाषा हिंदी का ही एक रूप है। ठीक है, तो वो हिंदी को समझ तो लेंगे लेकिन सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। यदि हम बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा। ठीक है, यानी लैंग्वेज जो एबिलिटी है उसका आकलन करेंगे। तो यानी कि नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए। नीचे जो लिखे शब्द हैं उनको पढ़कर सुनाने से भाषा क्षमता का हम जो आकलन कर रहे हैं उसका पता पड़ पाएगा। यानी कि नीचे शब्द हैं जंगल और धरती, उनको पढ़कर सुनाने से, या फिर नीचे लिखे वाक्य को सुनकर पढ़ाइए। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है, ये वाक्य से संबंधित हम भाषा आकलन कर पाएंगे। या फिर नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। नीचे जो शब्द दे रखे हैं तितली और चूहा, इनके वचन बदल कर। ठीक है, या फिर हम बात करें डी ऑप्शन की, फेरी वालों की आवाज़ सुनिए और किसी एक कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रोल प्ले की जब भी हम बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, इसे तो आप रट लीजिए कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसमें रोल प्ले सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ये रोल प्ले का ही एक पार्ट है। लैंग्वेज को घुमा कर पूछा तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि फेरी वालों की आवाज़ सुनिए, यानी कि बच्चों से कहेंगे कि आपने कभी फेरी वाले की आवाज़ सुनी है। ठीक है, और उसको अभिनय आप करके दिखाइए। तो इस आधार पर हम किसी भी बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन कर पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोल प्ले की यहाँ पे बात हो रही है। रोल प्ले के आधार पर हम लैंग्वेज स्किल, ठीक है, भाषा क्षमता का आकलन कर सकते हैं और भाषा लैंग्वेज स्किल्स का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वां क्वेश्चन, सभी भाषाई कुशलताएं। ठीक है, सभी भाषा कुशलताएं यानी कि लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं, LS लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, यानी कि भाषा कुशलताएं एक दूसरे से संबंधित हैं या फिर एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं या फिर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। यदि हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ए रहेगा, यानी कि एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, या कह सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड। तो फ्रेंड्स भाषा कुशलता होती कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स देयर आर 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। हिंदी में समझिए, यानी कि भाषा कुशलताएँ सिर्फ 4 हैं। ठीक है, 4 बेसिक भाषा कुशलताएँ हैं आधारभूत, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि L, S, R एंड W। फ्रेंड्स ये जो हैं 4 भाषा कुशलताएँ, किसी भी भाषा को सीखने के लिए इन कौशलों का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर इसी सीक्वेंस में ये काम करती हैं। L मतलब होता है लिसनिंग मतलब सुनना। ठीक है, जब भी कोई बच्चा इस पृथ्वी, इस दुनिया पर आता है, सबसे पहले जो भाषा एक्वायर करता है, भाषा सीखने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वो चीज़ों को सुनता है। जब तक कोई भाषा बच्चा नहीं सुन पाएगा वो सीख नहीं पाएगा। सुनने के बाद फिर वो स्पीकिंग यानी कि बोलता है। ठीक, ये स्कूल जाने से पहले की कहानी है। तो ये भाषा कौशल हो गया, पहला सुनना होगा, दूसरा बोलना होगा। तीसरे की हम बात करें तो बच्चा रीडिंग यानी कि पढ़ना प्रारंभ करता है। ठीक, बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा, यानी कि स्कूल जाने से पहले भी बच्चा कुछ चीज़ें पढ़ने लगता है यदि घर पे उसे कुछ चीज़ सिखाई जाएँ, और यानी कि स्कूल जाने के बाद तो वो प्रॉपरली पढ़ना सीख ही जाता है। एंड इसके बाद सबसे बाद में यानी कि राइटिंग, वो लिखना प्रारंभ करता है। तो फ्रेंड्स ये भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज के 4 स्किल्स हैं। इन्हीं के आधार पर भाषा सीखता है कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, यानी कि इंसान भाषा को पूरी तरह से सीखता है। सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है एंड देन लिखना प्रारंभ करता है। तो ये 4 कौशल हैं भाषा के। ये इंग्लिश पेडागोजी की बात करें, हिंदी पेडागोजी की बात करें तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज पेडागोजी से संबंधित, लैंग्वेज स्किल से संबंधित। ठीक है, तो इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है। अलग से लैंग्वेज स्किल्स का एक सीरीज़ की है, उसे आप जाकर देख सकते हैं, जो कि इंग्लिश से संबंधित है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो इक्वली हेल्प करेगी। इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भाषा का प्रमुख प्रकार्य है। भाषा का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि लेखन क्षमता, प्रतिवेदन, भाषण देना या फिर संप्रेषण। तो भाषा का प्रमुख कार्य क्या है, सबसे प्रमुख कार्य कम्युनिकेशन है, यानी कि एक दूसरे से वार्तालाप करना, संप्रेषण है। ठीक है, भाषा का प्रमुख कार्य सबसे पहले हम एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही संप्रेषण है। ठीक है, उसके बाद लेखन क्षमता, भाषण देना या प्रतिवेदन, ये सभी बात की चीज़ें। तो सबसे प्रमुख कार्य यानी संप्रेषण कम्युनिकेशन रहेगा। कहते हैं ना कि लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है सबसे पहले भाषा, उसके बाद की कहानी आती है। लास्ट इस सीरीज़ का लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा यानी कि 15वां क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह, यदि कोई टीचर किसी भी पाठ्यपुस्तक का एक नया पाठ प्रारंभ करने जा रहा है, यानी कि उससे पहले एक पाठ पढ़ा दिया, दूसरा पाठ प्रारंभ करने जा रहा है, तो सबसे आवश्यक क्या है, पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं। पाठ से क्या शिक्षा मिलने वाली है, यानी कि उसका नैतिक मूल्य क्या है उसको बताएं, या फिर पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, यानी कि उसका सेंस क्या है, या फिर पाठ के कठिन शब्दों को स्वयं पट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं। पाठ में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं, कठिन वर्ड आते हैं, उनको बोर्ड पर लिखें और उनको समझाएं, या फिर पाठ के रचनाकार का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा कि पाठ के मूल भाव पर बातचीत करी जाए। पाठ में क्या मूल भाव है, यदि उस पर बातचीत करा जाए, उस पर डिस्कशन करा जाए। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। किसी भी पाठ को प्रारंभ करते समय सबसे पहले उसका एक थीम, जो उस पाठ में समाहित है मूल भाव, उस पर एक परिचर्चा कर ली जाए, बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर लिया जाए। उसके बाद उनकी प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जो पुराना ज्ञान है उसके साथ नए ज्ञान के साथ उसका संबंध स्थापित किया जाए। तो इस तरह से बच्चे किसी भी पाठ को बहुत बेहतर तरीके से, उचित तरीके से सीख पाएंगे, उसमें रुचि लेकर। तो फ्रेंड्स ये हिंदी पेडागोजी सीटेट स्पेशल की जो सीरीज़ है, यानी कि आज जो हमने किया पार्ट 3, आई होप ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग हिंदी पेडागोजी से संबंधित, हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित ये जो क्वेश्चन है आपकी मदद करेंगे। यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी कोई भी क्वेरी है उसे बताएं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।